So, yes, good morning, everyone. We are about to start with the next half of the chapter, that is mode of presentation of data. So, what I have done is, see, there are three modes for presentation. तीन मोड्स हैं प्रेजेंटेशन के आपके. एक है आपका टेक्सचुअल, एक है आपका टेबुलर, और तीसरा जो है वो है डायग्रामेटिक. डायग्रामेटिक में आपका लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोरियाग्राम, करेक्ट, मल्टीपल लाइन डायग्राम, करेक्ट, पाई चार्ट, वो सब आता है. डायग्रामेटिकली वी विल स्टडी फ्रॉम मॉड्यूल. बट जब मैं आपको टेक्सचुअल कहता हूँ, करेक्ट, तो क्या एग्जैक्टली दिक्कत आती है वो हम पहले समझेंगे. करेक्ट. सो उसके लिए मैंने आपको आपको नीचे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिख रहा है सभी को. एवरीबडी इज एबल टू सी ए न्यूज़पेपर आर्टिकल, न्यूयॉर्क टाइम्स. करेक्ट. ये बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. करेक्ट. तो आप देख सकते हैं कि टेक्सचुअल जब मेरे पास डेटा होता है तो इट इज़ रियली टीडियस. करेक्ट. कि हम उसमें से कुछ नो एक्सट्रैक्ट कर पाए. करेक्ट. हम उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाए, कुछ समझ पाए. करेक्ट. यू शुड बी ए वेरी थरो रीडर. करेक्ट. आप एक बहुत ही थरो रीडर होने चाहिए. पूरा टेक्स्ट पढ़ने के बाद उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसको क्लासीफाई करना, क्लासीफाई करने के बाद एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना. करेक्ट. ये तो सिर्फ मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिया है न्यूज़पेपर का. अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी देखें, करेक्ट, तो न्यूज़पेपर में ज़्यादातर टेक्सचुअल नॉलेज होता है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज नॉट गुड. इट इज़ गुड, इट इज़ रियली वेरी गुड. बट what happens is that it is not no feasible for everyone to collect the important data from the newspaper. जैसे कि आपने सुना रहेगा, few people say that we understand between the lines. भाई न्यूज़पेपर में जो चीज़ें दी गई हैं हम वो समझ जाते हैं कि क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो कन्वे करना चाहते हैं. बट हर एक पर्सन इतना थरो रीडर नहीं होता है. यही इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में दे दूं, आई गिव यू इन दी टेबुलर फॉर्मेट, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है लोगों को. जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें, वहाँ पर अगर आपको पाई चार्ट दिया है या डायग्राम दिया है, करेक्ट, तो वो आपके लिए समझना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, एक अंदाज़ा आ जाता है. बट यही चीज़ जब आपको ऐसे टेक्सचुअल फॉर्म में दी जाती है तो it is not no possible for everyone to collect the appropriate information from such huge newspaper, then classify it, then analyze it and then interpret it. तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है टेक्सचुअल क्या ही. करेक्ट. कल हमने तीन एग्जाम्पल्स देखे थे. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि टेक्सचुअल अपनी जगह पे सही है बट टेबुलर क्यों बेटर है, वाई टेबुलर इज बेटर. ठीक है. तो ये आपको एक टेक्सचुअल एग्जाम्पल दिया है मैंने. इट इज ए टेक्सचुअल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4. ठीक है. प्लीज रीड इट 2 टाइम्स. 2 बार रीड करेंगे हम इसे, फिर देखते हैं कि हमें क्या समझता है. ठीक है. आप लोग भी रीड कीजिए, मैं भी रीड करता हूँ. बोला है इन ए सैम्पल स्टडी ऑफ कॉफी हैबिट्स इन 2 टाउन्स. 2 टाउन हैं. ठीक है. उनमें कॉफी हैबिट्स की बात चालू है. बोला द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन. ठीक है. टाउन ए की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है. फीमेल्स आर 40%. टाउन ए में फीमेल्स 40% हैं. टोटल कॉफी ड्रिंकर्स, कॉफी पीने वाले टोटल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो 45% हैं. और फिर बोला है मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, ऐसे मेल जो कॉफी नहीं पीते हैं वो हैं 20%. ठीक है. वो कितने हैं बेटा? 20%. तो सबसे पहली चीज तो हमें क्लासिफाई करने आना चाहिए कि हम कैसे करें. तो एक चीज तो कंफर्म है कि यार मेल और फीमेल तो है ही हैं. करेक्ट. सो फर्स्ट आई एम क्लासिफाइंग द डेटा
इतने 2 लाइंस में मैं ये क्लियरली समझ गया हूं कि देयर आर मेल्स एंड देयर आर फीमेल्स, मेल फीमेल। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन प्रॉपरली? नहीं, कुछ लोग जवाब ही नहीं दे रहे, यस नो कुछ नहीं आ रहा है। ओके, बाकी लोगों को क्लियर है आवाज, वेरी गुड। तो अभी मेल और फीमेल ये 2 क्लासिफिकेशंस हो गए। अब बताइए दूसरा मैं क्या क्लासिफाई कर सकता हूं, और क्या मैं क्लासिफाई कर सकता हूं? टाउन, बेटा वो तो एक ही टाउन दिया है ना फिलहाल, तुषार फिलहाल उन्होंने एक ही टाउन दिया है, टाउन ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, करेक्ट? मोहित करेक्ट, कॉफी पीने वाले और कॉफी नहीं पीने वाले। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ कॉफी ड्रिंकर्स। मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, मैं कॉफी लिखता हूँ और मैं नॉन कॉफी लिखता हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग कॉफी एंड नॉन कॉफी। कॉफी मतलब कॉफी पीने वाले लोग, करेक्ट, और नॉन कॉफी मतलब नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्लासिफिकेशन इस फॉर्मेट में। हमने क्या क्या है हमारे पास, कॉफी पीने वाले, कॉफी नहीं पीने वाले, मेल फीमेल एंड सो ऑन। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आ जाएंगे टोटल्स। अब ध्यान से, हाँ प्लीज बी वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यान से। मैं इन हर एक पोजीशन को आपको समझाना चाहता हूँ, सो बी अटेंटिव, बी वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यान से, तो फिर आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। यहाँ पर मैं जो भी नंबर लिखूंगा, करेक्ट, जो भी नंबर मैं लिखूंगा इसका मीनिंग क्या होगा? ऐसे मेल्स जो कॉफी पीते हैं, मेल्स हु ड्रिंक कॉफी, एवरीबडी एग्रीज विद दिस, करेक्ट। इस पर्टिकुलर बॉक्स में जो भी आएगा वो क्या आएगा? मेल्स जो कॉफी पीते हैं। और यहाँ पर बताइए इसको हम क्या कहेंगे, जिसको मैं अभी सेकंड सर्कल कर रहा हूँ, व्हाट यू विल कॉल दिस एज, इसको आप क्या कहेंगे? फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स, यस और नो? यस और नो? फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स, यस और नो? करेक्ट, तो इसको हम कहेंगे फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स, मतलब ऐसे फीमेल्स जो कॉफी पीते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी द डेटा फॉर हेयर? करेक्ट, इसको मैं सर्कल करता हूँ और मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। सर्कल एंड अ डॉट मीन्स दीज विल बी मेल्स जो कॉफी नहीं पीते हैं, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। अच्छा, जहां पर अब ये सिर्फ सिंगल डॉट है, करेक्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंगल डॉट का मीनिंग क्या होगा? दिस विल बी फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, दिस विल बी फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, ठीक है। अब ये साइड आ जाता है टोटल, करेक्ट, टोटल, ये टोटल आएगा टोटल कॉफी पीने वाले, करेक्ट, दिस विल बी टोटल कॉफी ड्रिंकर्स, टोटल कॉफी ड्रिंकर्स। और ये क्या आ जाएगा? टोटल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, ठीक है, टोटल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, ठीक है। ये आ जाएंगे टोटल मेल्स और ये आ जाएंगे टोटल फीमेल्स, करेक्ट, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। अभी जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली लेट अस सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज। फीमेल आर 40%, फीमेल 40% है, ठीक है। अगर टोटल फीमेल 40% है, पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। टोटल कॉफी ड्रिंकर्स वर 45%, टोटल कॉफी पीने वाले 45%। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, मेल जो कॉफी नहीं पीते हैं वो कितने हैं? 20%, तो इधर आ जाएगा 20%, ठीक है। अब ध्यान से, अभी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है आपको, ठीक है। अभी टोटल मेल फीमेल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 100%, उसमें से 40%, उसमें से 40% अगर फीमेल्स हैं
करेक्ट। तो मेल्स कितने हो जाएंगे, 40% अगर फीमेल्स हैं तो मेल्स कितने हो जाएंगे, 60%। करेक्ट। अब ध्यान से, अगर टोटल मेल 60% हैं, उसमें से 20% कॉफी नहीं पीते हैं, तो कितने परसेंट कॉफी पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं। अब ध्यान से, मेल कॉफी पीने वाले हैं 40% और टोटल कॉफी पीने वाले हैं 45%, तो फीमेल कितने हो जाएंगी कॉफी पीने वाली, 5%। ठीक है। अभी फीमेल्स, टोटल फीमेल से 40%, जिसमें से 5% फीमेल्स कॉफी पीती हैं, 40% में से 5% कॉफी पीती हैं, तो 35% जो है वो कॉफी नहीं पीती हैं। अभी टोटल 100 में से 45% जो है वो कॉफी पीने वाले हैं, और ये कितने हैं, 55%। तो आप अभी खुद देखिए। करेक्ट। हम अगर यही चीज आपको टेक्सचुअल फॉर्मेट में देते तो देखो कैसे आता डेटा। लिसन केयरफुली, हाँ, मैं बहुत ही स्लोली बोलूंगा, लिसन वेरी केयरफुल। इस पूरे टेबल को टेक्सचुअल फॉर्मेट में देंगे तो कैसे आएगा। इन द गिवन टाउन ए, 40% of the males drink coffee. 40% of the males drink coffee. The total number of coffee drinkers are 45%. Total number of non-coffee drinkers are 55%. Females who do not drink coffee, 35%. Females who drink coffee, 5%. Male who do not drink coffee, 20%. Total number of males 60% and females 40%, and tally होएगा 100%. So see, that is the reason we are shifting from your textual to tabular. टेबुलर में क्या होता है कि आपको थोड़ा प्रिसाइजनेस ज़्यादा मिलता है, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाता है। करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग इट इज़ बिट इजियर। वाइल टेक्सचुअल जब मैं कहता हूँ तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। करेक्ट। यू शुड बी वेरी थरो रीडर, फिर उसमें से चीज़ों को समझना, क्लासीफाई करना, इट बिकम्स बिट डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं किया जा सकता, करते हैं, काफ़ी लोग हैं जो करते हैं, बट टेबुलर इट इज़ प्रिफरेबल, रीजन बीन it is easy to understand. Correct. Understanding a table is really very very easy. Correct. So when I am saying tabular, I can say we prefer tabular, reason being it's easy to understand. It is easy to understand. अभी ध्यान से। करेक्ट। अभी आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक और सवाल दूंगा जो आप क्लासिफाई करके मुझे बताएंगे। ठीक है। यू विल गिव मी दी फाइनल आंसर्स, यू विल गिव मी दी फाइनल आंसर्स। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू, इजी टू अंडरस्टैंड क्या, टेबुलर। टेबुलर इज इजी टू अंडरस्टैंड। करेक्ट। कंपेयर्ड टू टेक्सचुअल, कंपेयर्ड टू टेक्सचुअल। टेक्सचुअल जो है वो थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगा कि इजी नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसे समझना और उसे इंटरप्रेट करना। बस एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ डेटा, ये टैली ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। अगर टैली नहीं हुआ मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है। Correct. So this data should get tally. This data should get tally. ठीक है। नाउ इसके ही बेसिस पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है। हर्ष, हर्ष आया है, आया है। अभी एग्जाम्पल नंबर 5 इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल 5 क्या कर रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ इस टेक्सचुअल डेटा के, ताकि मैं सेम टाइप का टेबल जो है बना पाऊँ, क्योंकि कुछ लोगों ने लेट एंट्री की है तो उनके लिए थोड़ा रिवीजन हो जाएगा।
पलक, गुड मॉर्निंग पलक। So now in टाउन बी, ठीक है, टाउन बी में क्या हुआ पलक, आज लेट हो गए? मेल्स वर 55%, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वर 30% and female coffee drinkers were 15%। ठीक है, तो बोला है प्रेजेंट द डेटा, प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन टेबुलर फॉर्म। पलक, ये मैं जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं रिवाइज करवाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पलक, और जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, करेक्ट, सिर्फ इन ब्रीफ बता दूं, करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग टेक्सचुअल डेटा, करेक्ट, एंड देन क्लासिफाइंग इट, correct, and then understanding it and interpreting it, it becomes difficult, correct. I know Palak, you are a very thorough reader, you read lot of books, so we have a live example Palak with us, she is a very thorough reader of books। तो पलक, जैसे आप एक थरो रीडर हैं, जरूरी नहीं है सभी लोग थरो रीडर रहेंगे। आपके लिए टेक्सचुअल डेटा समझना कंपैरेटिवली इजी होगा, लेकिन पलक, डू यू बिलीव कि अगर वही टेक्सचुअल डेटा अगर हम एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करें तो काफी लोगों के लिए ये इजी हो जाता है समझना? क्यों? देखिए, अगर टेक्सचुअल फॉर्म है तो पहले तो मुझे डेटा को समझना पड़ेगा, फिर मुझे उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, फिर एनालिसिस करना पड़ेगा, और फिर इंटरप्रेट करना पड़ेगा। उसके कंपैरिजन में tabular becomes bit easy, correct। So let us try to first again draw a table, फिर मैं आपसे आंसर्स पूछूंगा, then you all can answer, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं ध्यान दीजिए, हम इससे पहले क्लासिफाई कैसे करेंगे टाउन बी को। अगेन अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी कॉफी पीने वाले लोग हैं, ठीक है, एक सेकंड धनंजय, जिनका हो गया है वेट कीजिए। दूसरे हैं नॉन कॉफी वाले, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड आई हैव मेल्स, करेक्ट, मेल जो कॉफी पियेंगे, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फीमेल्स, करेक्ट। दोनों का ही हम टोटल देखेंगे, यानी कि टोटल कॉफी पीने वाले कितने हैं और टोटल कॉफी नहीं पीने वाले कितने हैं, टोटल मेल्स कितने हैं और टोटल फीमेल्स कितने हैं, करेक्ट। सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ए स्मॉल टेबल, नॉट टेबल आई कैन से, अभी तक बना नहीं है टेबल हमारा, जस्ट गिव मी अ मिनट, इट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इन अ मोर बेटर वे। नाउ यू कैन से देयर आर रोज एज वेल एज कॉलम्स, ठीक है। सो पीपल हु हैव जॉइंड लेट, लेट मी टेल देम, करेक्ट, ध्यान से एक सेकंड वेट कीजिए, जो लोग आंसर दे रहे हैं सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए वेट कीजिए। देखिए, ये जो रो और कॉलम है इसको हम कहेंगे मेल्स हु ड्रिंक कॉफी, इसको हम क्या कहेंगे? योगिता दूसरी बारी चालू है, ध्यान दीजिए। योगिता, इट इज ऑन फॉर द सेकेंड टाइम, करेक्ट। जो लोग लेट ज्वाइन है उनके लिए हमने एक और सम लिया है। ये जो टेबुलर वे है इसमें मेल कॉफी, तो इसको हम कहेंगे मेल्स हु ड्रिंक कॉफी, इसको हम क्या कहेंगे, फीमेल्स हु ड्रिंक कॉफी। फिर मेल्स हु डू नॉट ड्रिंक कॉफी, ये आ जाएगा फीमेल्स हु डू नॉट ड्रिंक कॉफी।
ये आ जाएगा टोटल कॉफी ड्रिंकर्स, दिस विल बी टोटल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। ये रहेंगे टोटल नंबर ऑफ मेल्स, ये रहेंगी टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, और इधर आपका जो भी है आंसर वो टैली होना चाहिए। तो जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी लोग जो हैं वो मुझे आंसर्स देना शुरू करेंगे जैसे ही मैं उनसे पूछूंगा, ठीक है। तो मुझे बताइए सबसे पहले गिवन डेटा में नीचे नीचे क्या दिया है। गिवन डेटा में हमें क्या दिया है, मेल वर 55%, मतलब मेल टोटल मेल्स हैं 55%, ये दिया गया है। फिर मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, ऐसे मेल जो कॉफी नहीं पीते हैं वो हैं 30%। फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स, फीमेल जो कॉफी पीती हैं वो हैं 15%, ठीक है। तो ये तीन डेटा हमें दिया गया है। योगिता करेक्ट, पलक, देन साजिद, प्लीज पे अटेंशन दोज हु ज्वाइन लेट। अभी हमें क्या करना है, इस टेबल जो हमें इन्फो दिया है इसमें से हमें एक्स्ट्रा इन्फो एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो बहुत ही ज्यादा ध्यान से। सो योगिता बताइए, टोटल मेल अगर 55% है, जिसमें से 30% जो हैं करेक्ट वो कॉफ़ी नहीं पीते हैं, करेक्ट। तो रिमेनिंग कितने होंगे जो कॉफ़ी पीते हैं। बाकी लोग भी आंसर करेंगे, योगिता भी आंसर करेगी, पलक और साजिद भी जो लोग लेट आए हैं। करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 25%, इट विल बी 25%, ठीक है। अभी ध्यान से, हाँ, तो कॉफ़ी में 25% मेल हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, 15% फीमेल हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, तो टोटल कॉफ़ी पीने वाले कितने हो जाएंगे, 40%, ठीक है। अब ध्यान से, टोटल यहाँ पर कितना होता है हमेशा 100%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60%, ठीक है। अभी ये कितने हो जाएंगे, टोटल फीमेल्स विल बी 45%। अभी टोटल 60% नॉन कॉफी वाले हैं, तो फीमेल नॉन कॉफी वाले कितने हो जाएंगे, 30%, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस नाउ, द पीपल हु ज्वाइन लेट। योगिता समझा क्या। ओके, पलक, साजिद, अभी इनको नाम भी दिया गया है, ठीक है। अभी ये जो आपका पहला पहला कॉलम है, करेक्ट, ये सॉरी ये जो पहला आपको ऐसा रो दिख रहा है, करेक्ट, इनको हमने नाम दिया है। अगर आप अप्रोप्रिएट नाम देते हैं तो आप इसे कहते हैं कैप्शन। क्या कहते हैं, कैप्शन। अगर अप्रोप्रिएट नाम दिए हुए हैं तो कैप्शन। और इस पूरे रो को, द टॉप हेड को बोला जाता है बॉक्स हेड ऑफ अ टेबल, ये याद रखना है आपको, करेक्ट। कैप्शन अगर अप्रोप्रिएट दिया हुआ है तो, करेक्ट, फिर इसको हम कहते हैं बॉक्स हेड, करेक्ट, जो आपको बता रहा है कि नेम्ड कॉलम्स क्या क्या हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रोज की बात करूं, अभी ये आपके रोज हो गए ना बेटा, दीज आर योर रोज, ये आपको रोज हैं जो इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो ये जो रोज होते हैं इनको कहा जाता है स्टब, इनको कहा जाता है स्टब। और ये जो आप नंबर्स वगैरह देख रहे हैं, करेक्ट, ये जो आप नंबर्स वगैरह सब देख रहे हैं इन सब को कहा जाता है बॉडी, इन सब को क्या कहा जाता है, बॉडी, करेक्ट। सो दीज आर द नेम्स गिवन, आपको याद रखने हैं ये नेम्स, ठीक है। बॉडी थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा है, मैं डार्क लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी, ठीक है। सो चार चीजें याद रखनी है आपको टेबल के लिए। कौन सी चार चीजें याद रखेंगे आप, कैप्शन, करेक्ट, द अप्रोप्रिएट नेम्स गिवन, देन बॉक्स हेड, देन स्टब रोज,
और फिर जो अंदर न्यूमेरिकल डेटा वगैरह है उससे क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे। हर्ष, किन जो नंबर है 1 दबाओ। ओके, लेट अस कंटिन्यू। तो हमने 2 चीजें कवर कर ली हैं अभी। We have covered 2 things, that is how we talk about textual and tabular। तो हमारी 2 चीजें कवर हो गई हैं। Now we will study about diagrammatic ways। Now we will study about diagrammatic। ठीक है, so let me share it with you। करेक्ट, तो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक। इसमें सिर्फ मैंने आपको फुटनोट्स नहीं बताए हैं। फुटनोट मतलब TUMFT, मतलब जो नाम उन्होंने दिया है टेबल्स में। जैसे कि सोचो मैं M मतलब फीमेल मानता था, या M मतलब मेल, F मतलब फीमेल, T मतलब टोटल, तो उसके डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं भाई, जो भी आपने निमोनिक यूज किया रहेगा करेक्ट उसके लिए। सो दैट इज कॉल्ड एज फुटनोट। So this is what you are going to read it by yourself। डायग्रामेटिक में सबसे पहले लाइन डायग्राम, ठीक है। सो बी वेरी वेरी अटेंटिव, करेक्ट। इस पर आपको थियरी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, करेक्ट। तो आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सो लेट अस बिगिन। लाइन डायग्राम मतलब क्या? When the data vary over time we course, okay, in simple line diagram we plot each pair t comma yt। each pair t comma yt मतलब आपका लाइन डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। एक होगा आपका y एक्सिस, एक आपका होगा x एक्सिस, करेक्ट। तो x पे जो पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंगली y पर क्या पॉइंट है, करेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली आपका लाइन डायग्राम जो है वो बनाया जाता है। जैसे कि x पर सोचो कोई पॉइंट है 1 और y पर सोचो कोई पॉइंट है 5, तो आप ऐसे इधर एक पॉइंट देंगे। फिर सोचो 2 पर है 3, तो इधर 2 है, इधर 3 है, ठीक है, तो इधर एक पॉइंट आ जाएगा, करेक्ट। फिर सोचो थर्ड पर है वैल्यू 6, तो ऊपर कुछ आ जाएगा। फिर फोर्थ पे है वैल्यू 8, तो और ऊपर कुछ आ जाएगा। फिर आप इन सब लाइन को जोड़ते हैं, करेक्ट। तो इसको आप कहते हैं लाइन डायग्राम। टी वर्सेस वाई टी मतलब क्या? जो भी आपने वैल्यूज लिए हैं टी, करस्पॉन्डिंगली उनकी वैल्यूज आएंगी वाई टी, ठीक है। सो इट इज क्वाइट सिंपल, ये आपने बचपन में किया हुआ है तो वी नीड नॉट रिक्वायर, बट स्टिल आई एम जस्ट अपडेटिंग यू। बोल रहा है वाई टी रिप्रेजेंट द टाइम सीरीज प्लॉट एट अ टाइम इन टी वाई टी प्लेन। मैंने एक्स और वाई लिया है तो मैं कहूंगा एक्स वाई प्लेन, करेक्ट। जो लोग टी वर्सेस वाई टी लेंगे वो लेंगे टी वाई टी प्लेन। दैट रियली डजंट मैटर्स, राइट। The plotted points are then successively joined by line segments and resulting chart is called as a line diagram। ठीक है, करेक्ट। हर्ष, क्या मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको अंडरलाइन भी करवाऊंगा, आपको याद रखनी है। Now this is very important line। when the time series exhibit wide range of fluctuations मतलब क्या? चेंजेस। जब भी सीरीज में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, हर एक वैल्यू पे छोटा छोटा चेंज आ रहा है, उस टाइम पे वी थिंक ऑफ लॉगरिथमिक और रेशो चार्ट। ये नाम याद रखना है आपको, लॉगरिथमिक या तो रेशियो चार्ट। इस पर आपको एमसीक्यू पक्का आएगा ही आएगा,
You will surely get an MCQ on this, correct? So please और सीधा ऐसे ही पूछेंगे when there is wide range of fluctuations which among the following is true, तो आपको याद रखना है. Then we use multiple line charts. We use multiple line charts for representing two or more related time series data expressed in same unit. याद रखना इसमें same unit important है, so मैं इसको 2 बार अंडरलाइन करता हूँ. सेम यूनिट इज मोर इम्पॉर्टेंट. मल्टीपल लाइन चार्ट तभी ही बनाया जा सकता है जब जो दो डेटा आप ले रहे हैं वो दोनों का यूनिट्स सेम हो, एल्स यू कैन नॉट गो अहेड फॉर दी सेम. ठीक है, या और हम उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल एक्सिस चार्ट इन सिमिलर सिचुएशन वेयर एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट. तो आपको याद क्या रखना है, लेट मी मेक अ नोट फॉर यू ऑल. याद ये रखना है कि जब मैं बात सेम यूनिट्स की करता हूं, व्हेन आई एम सेइंग प्लॉटिंग विथ रिस्पेक्ट टू सेम यूनिट्स, तो हम उसे कहते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट. क्या कहेंगे, मल्टीपल लाइन चार्ट. लेकिन अगर आप अलग अलग यूनिट्स लेते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लॉटिंग ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द टू सीरीज यू आर कंसिडरिंग, तो हम उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल एक्सिस चार्ट. व्हाट विल कॉल इट एज मल्टीपल एक्सिस चार्ट. और whenever you have lot of changes, whenever you have lot of changes, जिसको हम कहते हैं fluctuations, which you call it as fluctuations, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, लॉगरिथमिक या तो रेशो चार्ट. लॉगरिथमिक और रेशो चार्ट. ठीक है, इन तीनों पर आपको एमसीक्यू है. मैं जो जो चीजें अंडरलाइन करवा रहा हूं आपको वो एक बार रीड करनी है और फिर आप देखेंगे आपके एक्सरसाइज में और आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक में सीधे सीधे यही सवाल पूछे गए होंगे. करेक्ट. सो हर्ष, टेक दी स्क्रीनशॉट. Now, what do you mean by a bar diagram? Correct. फिर आपको इनके ऊपर एग्जांपल्स हैं. bar diagram. So there are two types of bar diagram. How many types? Two types. इस पर भी क्वेश्चन आता है. How many types of bar diagrams you have? So we have two types of bar diagram: horizontal bar diagram and vertical bar diagram. Horizontal bar diagram we use it for qualitative data. अच्छा, ऐसा कोई जो मुझे बता सकता है क्वालिटेटिव डेटा मेजरेबल होता है कि नॉन मेजरेबल होता है? क्वालिटेटिव डेटा, इज इट मेजरेबल और नॉन मेजरेबल? एवरीवन, इट इज नॉन मेजरेबल. करेक्ट. या तो जैसे हमने क्वालिटेटिव डेटा का दूसरा नाम भी पढ़ा था, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस. वर्टिकल बार डायग्राम, वर्टिकल बार डायग्राम is used for quantitative data. तो quantitative data मतलब क्या होगा? Is it measurable or non-measurable? Quantitative data measurable or non-measurable? Everyone, it is measurable, right? या time series data. फिर देखो क्या बोला है, bars that is rectangles of equal width and usually varying over length are drawn either horizontally or vertically. ठीक है, वो तो हम सभी को पता है. Now again we consider multiple or group bar diagrams to compare related series. We use to compare related series. एक सेकेंड. मल्टीपल या ग्रुप बार डायग्राम जब आपको दो सीरीज के बीच में कंपैरिजन करना है. कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बार डायग्राम जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा जिसको आपने एक या एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड किया है. एंड फाइनली डिवाइडेड बार चार्ट्स और परसेंटेज बार चार्ट्स फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेरिएबल.
एंड दिया है इस सिचुएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाई चार्ट, पाई डायग्राम और सर्कल डायग्राम। करेक्ट, दीज आर द थ्री थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। पहली चीज, बार डायग्राम कितने टाइप के हैं, सभी लोग बताइए कितने टाइप के बार डायग्राम है। एवरीवन, टू टाइप्स। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए कौन सा डायग्राम यूज करते हैं आप, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए कौन सा बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, क्वांटिटेटिव। करेक्ट, क्वालिटेटिव के लिए कौन सा बार डायग्राम, क्वालिटेटिव के लिए कौन सा बार डायग्राम। अगर आपको एक या दो रिलेटेड सीरीज के बीच में कंपैरिजन करना है, इफ यू वांट टू कंपेयर, करेक्ट, तो आप कौन सा यूज करोगे, कंपैरिजन बोला है मैंने। इफ यू वांट टू कंपेयर मल्टीपल और ग्रुप्ड। अगर बोला कि रिप्रेजेंट करना है डेटा, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द डेटा, तो फिर सब डिवाइडेड या तो कंपोनेंट। फाइनली डिवाइडेड बार चार्ट्स या परसेंटेज बार चार्ट्स, अगर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो क्या यूज करेंगे, पाई चार्ट और पाई डायग्राम और सर्कल डायग्राम। ठीक है हर्ष, अभी इन सब पे ऊपर आपको एक एक डायग्राम दिया है विच इज वेरी इजी। बोला है प्रॉफिट इन लैक्स ऑफ रुपीज ऑफ इंडस्ट्रियल हाउस 2009 से 2015 तक 5, 8, 9, 16, 12, 15, 24। ठीक है, लाइन डायग्राम देखिए ऐसे बनता है। ईयर्स जो है, टाइम एक्स एक्सिस पर है, इन लैक्स वाई एक्सिस पर है। 2009 में 5 था, देखिए 2009 और कितना था 5। फिर 10 में है 8, 11 में है 9, 10 में है 8, सॉरी 10 में है 8। करेक्ट, तो देखिए वो थोड़ा 10 से नीचे है, 11 में है 9, अगेन थोड़ा 8 से ऊपर है। फिर आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। आपको प्लॉटिंग के लिए कभी भी नहीं आने वाला है, सो यू नीड नॉट वरी फॉर दी सेम। तो लाइन डायग्राम ऐसा दिखता है, बार डायग्राम सेम इंफॉर्मेशन का आप ऐसे बनाएंगे। करेक्ट, बार डायग्राम। अभी ये वर्टिकल बार डायग्राम्स अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं व्हीट और राइस, अगर दो हैं, अगर दो डेटा दिया है तो आप क्या कहते हैं, इट इज गोइंग टू बी योर मल्टीपल लाइन चार्ट। अगर दो डेटा दिया है तो मल्टीपल लाइन चार्ट। तो मुझे बताइए इनके मेजर्स जो हैं वो सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे। करेक्ट, जो यूनिट्स हैं मल्टीपल लाइन चार्ट में सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं। मल्टीपल लाइन चार्ट्स यूनिट्स आर सेम और डिफरेंट, सेम। अगर डिफरेंट होते तो हम उसे क्या कहते हैं, अगर डिफरेंट होते तो हम उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल एक्सिस चार्ट। और अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हमारे इंफॉर्मेशन में, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हमारे इंफॉर्मेशन में, तो हम क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक और रेशो चार्ट। ठीक है, सो देखो दिया है व्हीट एंड राइस दोनों सेम यूनिट्स के होते हैं। फिर अगेन जब आप दो डेटा को एक साथ बनाते हैं तो हम उसे मल्टीपल बार चार्ट कहते हैं। अब ये है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट का ना मैं आपको बताऊंगा। करेक्ट, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट, एनीबडी हु नोज हाउ टू ड्रॉ ए पाई चार्ट, अगर इन्फो दिया गया है तो। बिकॉज क्योंकि सर्कल की जो बात है वो टोटल 360 होता है, राइट। तो आपको है ना पहले इस गिवन डेटा को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज मुझे इसका टोटल बताइए ना क्या आता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। यूज योर कैलकुलेटर्स एंड प्लीज गिव मी दी टोटल। ओके, गौरव कह रहे हैं इट इज 540। ओके, तो अब जब आप इस इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करोगे,
सो इट विल बी लाइक दिस, मतलब कस्टम्स पहला जो होगा इट विल बी 80/540 मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं होगा, पाई चार्ट है ना, सर्कल है, करेक्ट, सो इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्रीज, ठीक है। सेकेंड होगा 190/540 इंटू 360 डिग्रीज, थर्ड विल बी 160/540 इंटू 360 डिग्रीज, 75/540 into 360 degrees, 35/540 into 360 degrees, ठीक है। सो दीज आर गोइंग टू बी दी डेटास, और इनको जैसे ही आपको डिग्रीज मिल जाएंगे आप उसे प्लॉट कर देंगे। और याद रखना जब भी आप ऐसे इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट, तो आप शेड अलग अलग करते हैं, एक को लाइन 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 करेंगे, एक को डॉट 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 करेंगे, एक को हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे। तो जो जो आप यूज़ कर रहे हैं ना, उनका आपको फुटनोट लिखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि ये कस्टम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये से एक्सरसाइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइज ड्यूटी, ये इनकम टैक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नो यू नीड टू रिप्रेजेंट दी फुटनोट्स, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है बिकॉज आई थिंक यू ऑलरेडी हैव द डेटा। ये देखिए इधर, सी दिस इज हाउ दे हैव कैलकुलेटेड, करेक्ट। सो दिस इज योर पाई डायग्राम, सिंपल। अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर 5 minutes ऑफ ब्रेक। इट इज ऑलरेडी बीन कवर्ड, हमने किया है, करेक्ट, बट विल स्टिल गो थ्रू इट। So take water break for 5 minutes and we'll continue with frequency distribution. Our next topic is frequency distribution, जो हम already cover कर चुके हैं, करेक्ट। इन्होंने बस एक और एग्जाम्पल लिया है, लेकिन उसके पहले आपको ये सब थियोरी पढ़नी पड़ेगी जो ऑलरेडी कवर हो चुकी है, करेक्ट। हमने नंबर्स लिए थे, इन्होंने आपको बॉयज़ और गर्ल्स दिए हैं, उनके आपको ऐसे टोटल्स निकालने हैं कितने हैं, what is frequency distribution of a variable, few theoretical results, ठीक है। so let us deal with these points, let us deal with these points। कैसे फाइंड करते हैं आप? सबसे पहले हमने क्या किया था, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन निकाला था, राइट, याद है टेबल बनाने के पहले। सो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन निकालो और दोनों के बीच का डिफरेंस लो, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज रेंज। मुझे बताइए और कहाँ पर हमने रेंज पढ़ा है, रेंज और कहाँ पर पढ़ा है, सेम फॉर्मूला पढ़ी थी हमने, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं, डिस्पर्जन में। और इसके दो मेजर्स थे, रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट, ठीक है, रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट। चलो क्योंकि आपको डिस्पर्शन याद आया है, ठीक है, टीना, टीना आई है क्या, टीना प्रेजेंट है? टीना, याद आने पर हम क्या करते हैं, अभी से जो जो चीज़ें हमें याद आएंगी वो सब हम स्टडी करेंगे। अभी हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन में दो तरीके के मेजर स्टडी किए थे, एब्सोल्यूट मेजर स्टडी किया था और रिलेटिव मेजर स्टडी किया था, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, करे जिसको मेजर कर सकते हैं, रिलेटिव जिसको मेजर नहीं कर सकते। तो रेंज की फॉर्मूला हमने स्टडी की थी, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, रिलेटिव मेजर बोला तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। अगर परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो इनटू 100। फिर नेक्स्ट हमने देखा था क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन इट इज Q3 माइनस Q1 बाय 2, करेक्ट। क्या कहते हैं हम इसे, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर सिर्फ न्यूमरेटर बोला तो
इंटर क्वार्टाइल रेंज, यस और नो? सिर्फ न्यूमरेटर बोला तो रिलेटिव मेजर विल बी Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस प्लस Q1, बरोबर है, यस और नो? ये हो गया रिलेटिव मेजर। फिर हमने स्टडी किया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हमने सेंट्रल टेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए किया। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड। अभी मीन याद आकर जब तुम मीन वर्ड सुनते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी, ठीक है? तो मीन का सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला एक्स बार वॉज समेशन ऑफ एक्स बाय एन। और क्या याद आता है मीन से? अगर फ्रीक्वेंसी दी गई होगी तो एफ आई एक्स आई बाय कैपिटल एन, कैपिटल एन से याद आता होगा समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। और क्या याद आता है मीन से? करेक्ट, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाय कैपिटल एन इंटू सी, अगर कंटिन्यूस डोमेन भी होगा तो। और भी बहुत चीज़ें याद आती हैं मीन से, आपको कंबाइंड मीन भी याद आ रहा होगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। और भी याद आता होगा मीन का प्रॉपर्टी, करेक्ट, इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स देन y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार। तो जो मीन के लिए वैलिड है वो मीडियन के लिए भी वैलिड है और वो मोड के लिए भी वैलिड है। सो मीन मीडियन मोड तीनों के लिए ये प्रॉपर्टी काम करेगी। फिर मीन से और क्या याद आता है? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज ज़ीरो। मीडियन में समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन, ये क्या आता है? मिनिमम आता है, करेक्ट, मीडियन इट इज मिनिमम। अगर आप किसी भी कांस्टेंट का मीन लेते हैं, करेक्ट, मीन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, ठीक है? मीडियन से फिर आपको और भी चीज़ें जो हैं वो याद आएंगी। मीडियन से तुम्हें याद आएगा क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। इसमें जब भी हमारा डेटा डिस्क्रीट रहेगा, जब भी डिस्क्रीट रहेगा, क्या नहीं भूलना है? यू नीड टू ऑलवेज अरेंज द डेटा फर्स्ट इन दी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? यू नीड टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी इसमें जब कंटिन्यूस होगा तो अगर क्वार्टाइल होगा तो n/4 के मल्टीपल होते हैं, Q1 n/4, Q2 n/2, Q3 3n/4। डिसाइल के लिए n/10 के मल्टीपल, परसेंटाइल के लिए n/100। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ तो होती है L प्लस, क्या आएगा? L प्लस h/f। फिर जो भी आपका है क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है? ये हो गया क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल तीनों में। Q2 विल बी इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50, दिस इज मोड, सॉरी मीडियन। फिर अगर मोड की बात करें तो मोड में तीन चीज़ें, एक प्री मॉडल, एक मोड और एक पोस्ट मॉडल। मोड इज ऑलवेज इल डिफाइंड। मोड के दो डेफिनेशंस होते हैं, पहला करेक्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दूसरा हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? यहाँ से फिर आपको एम्पिरिकल रिलेशनशिप मिलेगा। बताइए, मीन माइनस डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस डैश। लेफ्ट हैंड साइड बताइए, मीन माइनस क्या आएगा? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। एम्पिरिकल रिलेशनशिप, ये हो गया मीन मीडियन मोड। ये मीन कहाँ से याद आया था हमें? जब हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन कर रहे थे, तो लॉजिक सी बात है, वापस जाना पड़ेगा वहीं पर। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात करूं, 1/x
मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो अभी एक्स बार की जगह पर मीडियन आ जाएगा, एक्स बार की जगह पर मोड। तो ये तीनों मीन मीडियन मोड हो गए। इसके बाद we studied about standard deviation. Root mean square deviation denoted as this. It is 1 by n summation of xi minus x bar the whole square. Alternative formula क्या था? x square by n minus x bar square. ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे आपको कंबाइंड मीन था वैसे ही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी था। सिग्मा ऑफ 1 टू स्क्वायर रूट ऑफ एन वन क्या आएगा इनटू सिग्मा 1 प्लस डी वन स्क्वायर प्लस एन टू इंटू सिग्मा 2 प्लस डी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू। येस और नो? डू यू रिमेंबर दीज थिंग्स? वी हैव डन लॉट ऑफ सम्स ऑन दिस। ठीक है, जहां पर D1 और D2 क्या होता है? D1 और D2 आपके कंबाइंड इंडिविजुअल मीन से कंबाइंड मीन हम माइनस कर देते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हुआ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक और चीज, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी कांस्टेंट का लेते हैं, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी कांस्टेंट का लेते हैं तो हमेशा जीरो आएगा। बताओ, what is the sum of natural numbers? What is the standard deviation of sum of first n natural numbers? n square minus 1 by 12। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे भूलते हैं। ठीक है, तो याद रखना इन चीज़ों को। इधर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, दे फॉरगेट दिस फॉर्मूलेस। ठीक है, सो वंस दिस इज डन, इसके बाद फिर हमने और चीज़ें पढ़ी। हमने स्टडी किया हार्मोनिक मीन, हमने स्टडी किया ज्योमेट्रिक मीन। 2 नंबर हैं तो रूट ऑफ ए बी, 3 नंबर हैं तो रूट ऑफ ए बी सी, 4 नंबर हैं तो रूट ऑफ ए बी सी डी। इन जनरल ए बी सी डी अगर n तक है देन द होल रेस टू 1 बाय n। हार्मोनिक मीन ये आपका रेसिप्रोकल होता है एरिथमेटिक मीन का। ठीक है, लेकिन ये हमने अप्लाई किधर किया था याद है? एरोप्लेन वाले सम्स। करेक्ट। अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट हो तो क्या यूज करना चाहिए? इफ न्यूमरेटर इज कांस्टेंट क्या यूज करते हैं? हार्मोनिक मीन। अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो तो क्या यूज करते हैं हम लोग? ज्योमेट्रिक सॉरी अरिथमेटिक मीन। वी यूज अरिथमेटिक मीन। ठीक है, प्लीज इन चीजों को याद रखिएगा। फिर इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, करेक्ट, तीनों के बीच का रिलेशनशिप ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम। ये जब आपके पास तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, अगर और वो भी डिस्टिंक्ट, अगर सेम होंगे तो इक्वल टू आ जाएगा। यस और नो? अगर ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इज अप्रोप्रिएट, अगर नहीं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ सकता है। एक और रिलेशनशिप किया था हमने, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम, जहाँ से ज्योमेट्रिक मीन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए एम इंटू एच एम। करेक्ट। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा और अरिथमेटिक मीन क्या होगा वो आप देख लीजिए खुद से, इजी फॉर्मूलेज है। करेक्ट। तो विद इन फ्यू मिनट्स मेजर ऑफ डिस्पर्जन या मीन मीडियन मोड जो भी हमें याद था हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज कवर्ड। दुआ करो आगे कुछ और नहीं आ जाए वरना फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। नाउ फॉर form a number of class depending on the number of isolated values assumed। तो कितने क्लास बनते हैं? इट इज नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इनटू क्लास लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इनटू क्लास लेंथ इज व्हाट? रेंज। इस फॉर्मूला को याद रखना है आपको। ठीक है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इनटू क्लास लेंथ, आई थिंक सभी को पता होता है। क्लास इंटरवल बोला 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। क्लास लेंथ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, फिर बोला है प्रेजेंट करो उसे, मतलब बनाओ, टैली मार्क्स दो
टैली मार्क्स को काउंट करो तो उसे आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। तो ये 5 पॉइंट्स पे तो हमने ऑलरेडी सम जो है वो किया है। ठीक है हर्ष, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। योगिता ये कुछ नहीं है, हमने ऐसे पता नहीं बहुत बार करते हैं। अभी जो एंडिंग चैप्टर्स है ना, उसमें देखो सिर्फ एक वर्ड याद आने दो, फिर उससे रिलेटेड जो जो याद आएगा ऐसे ही एक एक दो दो बार रिवीजन हो जाता है। लास्ट वाला सबसे अच्छा होता है, देखेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है तो दिस इज डन। अभी अगेन फिर से उन्होंने आपको यहाँ पर पहले टैली मार्क निकालना सिखाया है। ठीक है फिर फ्रीक्वेंसी इज द काउंट फॉर द सेम, फिर आपको बताया है क्लास इंटरवल वगैरह क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेसिक चीज़ें। क्लास लिमिट ये मैंने बताई है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। क्लास बाउंड्री पे तो हमने रिजल्ट भी किया है, याद है। किसी भी क्लास बाउंड्री का अगर आप लेस देन टाइप ले लें और मोर देन टाइप ले लें, किसी भी क्लास लिमिट का अगर आप लेस देन टाइप और मोर देन टाइप लेते हैं तो आपको क्या मिलता है। फॉर एनी क्लास इफ यू टेक लेस देन टाइप प्लस मोर देन टाइप cumulative frequency what you will get, कल ही किया है, you will get the total frequency, आपको total frequency मिलेगी। करेक्ट। सो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन। आई थिंक सभी को मिड वैल्यूज पता है कैसे निकाले जाते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। सो ऑल दोज थिंग्स वेरी बेसिक आर बीइंग गिवन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों टाइप का सिखाया है उन्होंने, लेस देन एंड मोर देन। अब यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पर थियरी क्वेश्चन आते हैं, सो बी अटेंटिव। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ ए क्लास इंटरवल, करेक्ट, बी वेरी केयरफुल। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास टू द करस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ। करेक्ट। तो इसको लेट अस राइट इट डाउन। इस पे सम्स नहीं आते हैं, थियरी क्वेश्चन आता है। डेंसिटी मतलब क्या, कितने ज़्यादा लोग उधर लाए करते हैं। ठीक है, how many people lie. If I say something is densely populated means the people are more in compared to the given area. ठीक है, so it is the ratio of class interval divided by class length. ठीक है, फिर ये तो एग्जाम्पल दिया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी it is defined as the ratio of class frequency, जो भी आपका क्लास का फ्रीक्वेंसी है टैली मार्क के बाद जो आया है, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, इट इज द रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी divided by total frequency into 100, but it's just that you express it in the form of what, percentage। ठीक है, so again these two formulas। अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन कभी पूछा भी, so it's quite easy। correct। so relative frequency defined as ratio of class frequency to the total frequency, while if I talk about percentage, correct, then it is defined as the ratio of class frequency to the total frequency expressed in percentage। ठीक है हर्ष, okay। Now comes the graphical representation। have you done histogram earlier in your life, 10th standard histogram किया है कभी। आज हम हिस्टोग्राम के बारे में सीखेंगे। एक एक चीज जो मैं भी आपको बताऊंगा उन सभी पर आपको एमसीक्यूज आते हैं। करेक्ट, एवरी ईयर इट हैज हैपेंड। हिस्टोग्राम पर जितने भी सवाल आए हैं, करेक्ट, वो सभी के सभी इस एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर ओवर एंड ओवर अगेन पूछे जाते हैं। करेक्ट,
सो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज बीन आस्क्ड। सबसे पहला एमसीक्यू, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ हिस्टोग्राम? व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ हिस्टोग्राम? पहला एमसीक्यू आता है, इट इज कॉल्ड एज एरिया डायग्राम। ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा इसको एडजस्ट कर लूँ, कहाँ तक, यहाँ तक है, ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ऊपर सिर्फ नाम है, ठीक है, देखिए खाली नाम है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे ऐसे, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड नो अबाउट, ये जो भी मैं लिखाऊंगा यू हैव टू बी वेरी आई कैन से कॉशियस फॉर दिस। सो हिस्टोग्राम का सबसे पहले अल्टरनेटिव नेम, इट इज कॉल्ड एज एरिया डायग्राम। हिस्टोग्राम इज कॉल्ड एज एरिया डायग्राम। देखो क्या बोला है, इट इज ए वेरी कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म फॉर रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट, बहुत ही कन्वीनियंट और कॉमन तरीका है ये, करेक्ट, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। बोला है histograms helps us to get an idea of the frequency curve of the variable under study. Yes, frequency curve of the variable under study, मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ there are going to be lot of changes in the frequency? यस और नो, वेरिएबल मतलब क्या, चेंजेस। अगर आपके फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना कि डेंसिटी जो रहेगी, करेक्ट, डेंसिटी जो रहेगी उसे भी प्लॉट करने के लिए मुझे मेरा हिस्टोग्राम ही मदद करेगा। डेंसिटी क्या था, कितनी फ्रीक्वेंसी उस क्लास की है, करेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब चेंजेस, सो आई कैन ऑल्सो से दैट डेंसिटी व्हेन आई टॉक अबाउट, या वेरिएबल व्हेन आई टॉक अबाउट, हिस्टोग्राम also helps me out, histogram also helps me out whenever I think of plotting the frequency density। ठीक है, अभी बहुत ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट, सम स्टैटिस्टिकल मेजर्स obtained using histogram। ठीक है, सम स्टैटिस्टिकल मेजर्स क्या है देखते हैं। अ कॉमन, a comparison among frequencies for different class intervals is possible in this mode of, diagrammatical representation। Underline, comparison among different frequencies, comparison among different frequencies of class intervals. You will get an MCQ on this in this mode of diagrammatical representation। ठीक है, ओके, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। In order to draw histogram, the class limits are first converted to the corresponding class boundaries and a series of adjacent rectangles, one against each class interval, with as the base and breadth and the frequency or the frequency density, usually when the class is not uniform। करेक्ट, जब भी हमारा क्लास यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, जब भी हमारा क्लास जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं होना मतलब क्या, करेक्ट, आपका जो ब्रेड्थ है वो इक्वल नहीं है, करेक्ट, रेक्टेंगल्स जो हैं, करेक्ट, वो प्रॉपर नहीं है, क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूस नहीं है। सो व्हेन इट सेज नॉट यूनिफॉर्म, व्हेन इट सेज नॉट यूनिफॉर्म, तो क्या क्या चीजें आएंगी, करेक्ट, आपके क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूस नहीं है। और हिस्टोग्राम के लिए क्या होना चाहिए, हिस्टोग्राम के लिए जो आपके क्लासेस हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए। कंटिन्यूस का मीनिंग होता है ओवरलैपिंग, कंटिन्यूस का मीनिंग होता है ओवरलैपिंग, जैसे 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30 एंड सो ऑन। ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म जब कहते हैं इसका मतलब ब्रेड्थ और लेंथ जो है वो आपका इक्वल नहीं है। करेक्ट। सो ये जो है करेक्ट एडजेसेंट रेक्टेंगल्स की जब आप बात करते हैं मतलब करेक्ट एल शुड बी इक्वल टू बी, तभी भी आप हिस्टोग्राम जो है वो यूज कर सकते हैं। करेक्ट, याद रखना एल इक्वल टू बी किसका बेटा, क्लास इंटरवल का। एल इक्वल टू बी इसका क्लास इंटरवल का। करेक्ट, याद रखिएगा करेक्ट इन चीजों को। ठीक है, सो हर्ष टेक द स्क्रीनशॉट so that I can explain the things more looking at the diagram। फिर डायग्राम से अभी और चीजें सीखने मिलेंगी हमें। ये रहा आपका हिस्टोग्राम, 10th स्टैंडर्ड में भी कुछ ऐसे ही बनाया था। हैव यू एवर प्रिपेयर्ड हिस्टोग्राम? कनेक्टेड रेक्टेंगल्स होते हैं ना, इनको आप क्या कहते हो, कनेक्टेड रेक्टेंगल्स। डायग्राम थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूं ताकि मैं चीजें बता पाऊं, लेकिन अभी ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, हम वेरी वेरी केयरफुल। ये आप देख रहे हैं कि सबसे जो ये अगर देखने जाऊं क्या मैं कह सकता हूं, इट इज लुकिंग सिमिलर लाइक वर्टिकल बार डायग्राम। यस और नो, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। थोड़ा वर्टिकल बार चार्ट की तरह नहीं लग रहा है ये दिखने में? दिखने में क्या मैं कह सकता हूँ, वर्टिकल बार चार्ट की तरह है। करेक्ट, सो इट इज समवॉट, हिस्टोग्राम is somewhat like vertical बार चार्ट दिखने में। वर्टिकल बार चार्ट। ठीक है, एक और पॉइंट हो गई। और क्या क्या दिखता है अभी यहाँ पर आप देखिए, जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है उसका उन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और उसको उन्होंने क्या बोला है, मोड। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मोड कैन बी डिटरमाइंड using histogram, yes or no? Can I say mode can be determined using histogram? Yes or no everyone? Mode can be determined using histogram। अभी वो तो ठीक है, हम मोड निकाल लेते हैं, लेकिन मोड निकलेगा कैसे? क्या मैं कह सकता हूं जिसकी सबसे बड़ी हाइट होगी उसकी मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी? डू यू ऑल एग्री विद दिस? सबसे बड़ी हाइट मतलब उस इंटरवल में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब मैं कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी मैक्सिमम होगी। जिसकी सबसे बड़ी पीक है उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ज्यादा होगी ना। क्यों फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ज्यादा होगी? क्योंकि नंबर ऑफ लोग इधर ज्यादा होंगे, इधर सबसे कम, इधर सबसे कम मिनिमम, और इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये कॉन्सेप्ट भी यूज होता है फॉर मेकिंग हिस्टोग्राम। या मैं ये भी कह सकता हूँ इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम यू कैन ऑल्सो यूज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। करेक्ट, तो ये लिख दो पहले बेटे, मोड हम निकाल सकते हैं ग्राफिकली। हाँ, ये ग्राफिकली है, फॉर्मूला वाइज नहीं निकाल रहे हम लोग, ग्राफिकली भी। कैसे? पहले हमने प्लॉटिंग कर ली है, फिर जो सबसे बड़ा हमारा वर्टिकल लाइन चार्ट बनेगा, वर्टिकल बार चार्ट बनेगा, उसमें से मैं मोड निकालूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, सो दीज आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स जो आपको हिस्टोग्राम के बारे में मालूम होनी चाहिए। हर्ष, so this is your histogram। okay, frequency polygon very important, लास्ट है ये, दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट। ओ गिव्स हमने पहले ही किया है। ओके, सो यूजुअली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मेंट फॉर, usually it is meant for simple frequency distribution, but we can also apply for grouped frequency distribution provided
ये इंपॉर्टेंट आ गया बेटा, मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम ग्रुप्ड के लिए कब बना सकते हैं, प्रोवाइडेड अंडर अ कंडीशन विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल रिमेन द सेम। इस पर आपको आएगा एमसीक्यू, ठीक है। करेक्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी अप्लाइड इन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन डैश width of the class interval remains the same, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कर्व, बहुत ध्यान से, अगेन एन एमसीक्यू, अगेन एन एमसीक्यू। अब फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी रिगार्डेड एज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्यों? जैसे आप कर्व बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, कर्व बनाने के बाद अगर मैं दो वर्टिकल लाइंस नीचे ड्रॉप कर दूं तो वो फिर पॉलीगॉन हो जाएगा, एक क्लोज्ड फिगर बन जाएगी। आपको नीचे दिखाऊंगा मैं, इधर है आपको एक एग्जांपल। फिर in order to draw frequency polygon we plot the points, correct, which denote the midpoint of the class interval। पॉइंट्स क्या होते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसके ऊपर एमसीक्यू, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट, वी प्लॉट डैश, करेक्ट, सो वी प्लॉट द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, that will be your mid values for plotting, correct। So for plotting of frequency polygon, for plotting of frequency polygon we use this, ठीक है। The plotted points are then successively joined by line segments and it is given the shape of a polygon, a closed figure। It is a closed figure that is देखो, it is a closed figure by joining the two extreme ends drawn figure at the two end points। ये x, 0 x n plus 1, 0 मतलब क्या, y एक्सिस पे आप दोनों पॉइंट्स को ड्रॉप नहीं करने वाले हैं, x एक्सिस पे आप दोनों पॉइंट्स को ड्रॉप करेंगे, करेक्ट, तब जाके ये आपको पॉलीगॉन दिखेगा। ये डायग्राम में आपको दिखेगा अच्छे से। द पॉलीगॉन डिस्ट्रीब्यूशन फिर दिया है उन्होंने आपको, यहाँ पर मिड पॉइंट्स दिए हैं। हर्ष प्लीज। ओके, नाउ आप देख सकते हैं ये उन्होंने मिड पॉइंट्स निकाले हैं, करेक्ट, मिड पॉइंट्स को उन्होंने प्लॉट किया है 46 पे 3 एंड ऑल, करेक्ट। तो ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी इसमें एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो आपके ये पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, करेक्ट, 6 पॉइंट्स ही है। ये जो आखिरी के 2 पॉइंट्स है वहां से वो लोग नीचे लाइन ड्रॉप करते हैं, तो ये आपका वो पॉइंट है x0, करेक्ट, और ये xn+1 यानी कि आपका आखिरी वाला पॉइंट, करेक्ट। y कोऑर्डिनेट 0 मतलब पॉइंट लाइज ऑन व्हाट, x एक्सिस। तो ये जब हम ड्रॉप करते हैं ना तो ये एक क्लोज्ड फिगर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोज्ड फिगर, जिसको फिर आप कहते हैं इट इज ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। सो इट्स क्वाइट इजी फॉर अस टू गो अहेड। लास्ट रिमेन्स ओगिव। ओगिव्स वो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। फ्री हैंड कर्व्स 3 टाइप के हैं आपको, ठीक है। तो मैं तीनों टाइप आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आता है आपका बेल शेप्ड कर्व, करेक्ट। संभाजी को याद होगा, संभाजी को मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था, डू यू ऑल रिमेम्बर, बेल शेप्ड कर्व, बेल शेप्ड कर्व। दूसरा नाम क्या था इसका, एनीबडी यू रिमेम्बर्स, इसका मैंने आपको एक और नाम भी बताया था, इसका एक और नाम बताया था मैंने आपको, नॉर्मल कर्व, करेक्ट। बेल शेप्ड कर्व का एक और नाम होता है नॉर्मल कर्व, ठीक है। अभी ये होता कैसे है, ये कैसे काम करता है,
ये एक बहुत ही छोटी वैल्यू से स्टार्ट होगा विद द मिनिमम वैल्यू. This curve, whenever you draw the freehand curve, it starts from a minimum value, it gradually increases up to a particular peak. याद आ रहा है सिंगल पीक? करेक्ट. सिंगल पीक किधर आता है, सिमेट्रिक में कि असिमेट्रिक में? सिंगल पीक किधर आता है बेटा, सिमेट्रिक कि असिमेट्रिक? सिमेट्रिक में. एक और चीज, मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं ना. whenever you have a single peak, क्या पढ़ा है आपने, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. या तो आप कहिए इक्वल है, या तो आप ये भी कह सकते हैं तीनों कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ. ये हुआ सिंगल पीक. ठीक है. तो इसके बाद एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के बाद फिर ये ग्राफ जो है धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होता है. ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं बेल शेप्ड कर्व. बेल शेप्ड कर्व. करेक्ट. या दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको, नॉर्मल कर्व. बेल शेप्ड कर्व या तो नॉर्मल कर्व. कुछ याद आ रहा है? इससे रिलेटेड हमने दो और डायग्राम किए थे. मुझे सिर्फ बताइएगा, अगर मेरा जो पीक है वो थोड़ा ऐसे राइट साइड पर है तो इसको मैं स्क्यूनेस कैसा कहूंगा, लेफ्ट स्क्यूनेस कि राइट स्क्यूनेस? करेक्ट. ओके. और अगर यही ऐसा आया तो? याद है मैंने टेल के हिसाब से बताया था, जिसके बाजू टेल बड़ी होगी उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, स्क्यूनेस. स्क्यूनेस का मतलब क्या था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस? नेगेटिव नहीं. स्क्यूनेस की मीनिंग क्या थी बेटा? स्क्यूनेस की मीनिंग थी असिमेट्रिसिटी. फिर असिमेट्रिसिटी हमने देखा था वो या तो पॉजिटिव स्क्यूनेस रहेगा या तो नेगेटिव स्क्यूनेस रहेगा. याद आ रहा है? पॉजिटिव स्क्यूनेस के लिए मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन था? पॉजिटिव स्क्यूनेस के लिए मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन था? कम ऑन टेल मी. फॉर पॉजिटिव स्क्यूनेस ये ऐसा था एक इनइक्वालिटी, याद है? और अगर इसी इनइक्वालिटी को उल्टा कर दूं तो कैन आई से दैट इज विल बी फॉर नेगेटिव स्क्यूनेस. इसी इनइक्वालिटी को अगर मैं उल्टे तरीके से लिख दूं, लेस देन लिख दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं इट विल बी नेगेटिव स्क्यूनेस? यस. हर्ष, चलो ये भी थोड़ा हमें रिवाइज हो गया. वेरी गुड. काफी लोगों को चीजें याद हैं. मीडियन हमेशा सेंटर में ही रहता है और इसीलिए याद है हमने पॉइंट्स भी पढ़े थे कि मीडियन जो है, याद आ रहा है एक पॉइंट पढ़ी थी हमने. हर्ष एक सेकंड फिर से लेना. मीन ये डिपेंड करता है सारे ऑब्जर्वेशन पर. ठीक है. डिपेंड्स ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस. मीडियन जो है, मीडियन, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस. करेक्ट. तो ये अपना मीडियन है जिसको करेक्ट इफेक्ट ज्यादा नहीं आता था फ्लक्चुएशन से, एक मीडियन को और दूसरा क्वार्टाइल को. करेक्ट. और ये दोनों ही थे जो आपको ओपन एंड क्लासिफिकेशन में मदद करते थे. ओपन एंड क्लासिफिकेशन में. करेक्ट. तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स और याद आ गए. ठीक है. हाँ, मोड इज नॉन क्लासिफाइड. हर्ष नाउ. ओके 2 मिनट ही बाकी हैं. एक्चुअली टाइम हो गया. कैन आई टेक 5 मिनट्स? दो ही चीजें बाकी हैं. विल इट बी ओके? ओके. नेक्स्ट इट इज, ये था बेल शेप्ड, ये आपको दिख रहा है यू शेप्ड. अभी यहाँ पर है ना काफी बच्चे गलती करते हैं. वो बोलते हैं सर बेल शेप में क्या था, छोटे वैल्यू से चालू हुआ फिर धीरे 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 सेंट्रल पॉइंट तक पहुंचा फिर डिक्रीज हुआ, तो यू उसका उल्टा होगा. तो ऐसा नहीं है. ठीक है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पर एक्चुअली कर्व चालू होता है किसी एक छोटे वैल्यू से जो ज्यादातर सेंटर में लाया करती है. This curve begins from the minimum value which is lying near the center. Minimum value
करेक्ट, एक्स एक्सिस से मिनिमम, एक्स एक्सिस से मिनिमम वैल्यू नियर दी सेंटर। ठीक है, अभी क्या होता है, ये फिर सोचो ये वो पॉइंट है, तो फिर ये एक साथ ग्रो होता है, थोड़ा एक पॉइंट इधर बढ़ेगा, एक पॉइंट इधर बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट लेफ्ट साइड, एक पॉइंट दूसरे साइड, फिर एक साइड एक साइड एक साइड एक साइड, लेफ्ट राइट, it will gradually grow towards both the extremes. It gradually grows towards both the extremes. Gradually grows towards both the extremes. ठीक है, तो बस इतना ही है। करेक्ट, इसी के ऊपर आपको एमसीक्यू आएगा भाई, यू शेप्ड कर्व कहाँ से चालू होता है, समवेयर अराउंड दी सेंट्रल वैल्यू वेयर इट इज मिनिमम। ठीक है, और फिर ये कैसे ग्रेजुअली दोनों बाजू ग्रो होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड तो फिर थोड़ा राइट साइड, फिर थोड़ा लेफ्ट साइड तो थोड़ा राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, इट विल ग्रो ऑन बोथ दी साइड्स। हर्ष, लास्ट डायग्राम, जे शेप्ड कर्व। करेक्ट, जे शेप्ड, तो जे शेप्ड कर्व कैसे होता है, करेक्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी मिनिमम वैल्यू और ग्रेजुअली रीचेस दी अदर एक्सट्रीमिटी। अदर एक्सट्रीमिटी मीन्स करेक्ट आइदर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और टुवर्ड्स द राइट साइड। चालू होता है मिनिमम वैल्यू से और ग्रेजुअली धीरे 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 ये कर्व बढ़ते जाता है। जैसे कि आज का एग्जांपल ले लो, आज मॉर्निंग में टेम्परेचर कम है, तो ये टेम्परेचर धीरे 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 नून तक मैक्सिमम होगा और फिर इवनिंग में वापस इट विल बी कमिंग डाउन। करेक्ट, सो से फ्रॉम मॉर्निंग देन मिड मॉर्निंग देन मैक्सिमम अप टिल जहां तक गया। करेक्ट, और हम इसका ये एक ही हाफ जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, सो इट इज जस्ट अबाउट दी वन हाफ। जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ आपको कि मॉर्निंग में ट्रेन में जो गर्दी होती है वो पीक पर होती है और नून में कम होती है। करेक्ट, लेकिन मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। करेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट से कोलकाता। करेक्ट, कोलकाता में ऐसा होता है, उल्टा होता है। करेक्ट, मॉर्निंग आवर्स थोड़ा आराम से होते हैं। करेक्ट, ग्रेजुअली फिर वो पीक पर पहुंचते हैं। मॉर्निंग मतलब मैं 8-9 बजे की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉर्निंग मीन्स पहली ट्रेन 5 o'clock की। करेक्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुंबई में ऐसा नहीं है। इधर बेटा 5:40 की ट्रेन में भी मैंने ट्रैवल किया है, उतनी ही गर्दी होती है। हाँ, बस चैन से खड़े हो सकते हैं आप। सो जे शेप्ड कर्व क्या याद रखना है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू एंड इट गोज अप टिल द अदर एक्सट्रीम। अभी सोचो, ये यहाँ से चालू हुआ तो उसके लिए ये एक्सट्रीम हुआ, अगर वो यहाँ से चालू होता तो फिर ये एक्सट्रीम हो जाता। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू। ठीक है, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर तो ये, और अगर ये साइड तो फिर ये। हर्ष, अभी लास्ट लास्ट बिट आती है, मिक्स्ड शेप। मिक्स्ड शेप नाम से ही पता चलता है, एवरीथिंग विल बी व्हाट, मिक्स्ड। डू यू ऑल एग्री विद दिस? जब मैं मिक्स्ड शेप कह रहा हूं इट मींस व्हाट, सबकी सभी चीजें क्या होंगी, मिक्स्ड होंगी। ठीक है, सो इसमें एक्चुअली कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा ओगिव्स के बारे में। करेक्ट, जब भी आपके पास दो टाइप के होते हैं, ये किधर भी नहीं है। करेक्ट, ये पॉइंट किधर भी नहीं है, सो प्लीज बी अटेंटिव। ओगिव्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है ग्रेटर देन टाइप। लेस देन टाइप क्या होता है, छोटे वैल्यू से शुरू होता है और ग्रेजुअली ये ओगिव बढ़ते जाता है। लेस देन में क्या होता है, आप वैल्यूज ऐड करते जाते हो ना बेटा, जैसे जैसे वैल्यू ऐड करते हो वैसे वैसे चीजें बढ़ते जाती हैं। मोर देन टाइप में उल्टा होता है, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट। क्यों? मोर देन टाइप में वैल्यू मैक्सिमम होती है पहली, फिर धीरे 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 नीचे आती है, तो इसे हम कहते हैं
more than type ogive, less than type ogive, more than type ogive। ठीक है, क्यों लेस और क्यों मोर, क्यों ये ऐसा डायग्राम है वो मैंने आपको बताया। तो ogive it is plotted cumulative frequency versus class boundary, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्लास बाउंड्री। मोर देन में मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले होती है, फिर धीरे धीरे आएंगे तो नीचे बढ़ते मतलब माइनस करते जाते हैं, और लेस देन में हम लोग वैल्यू ऐड करते जाते हैं। जब आप इन दोनों ओगिव्स का इंटरसेक्शन का बात करेंगे, ये मेरा लेस देन, ये मेरा मोर देन, whenever we talk about the intersection of less than and more than, we get the median। कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पे, सो आपको क्या मिलता है, मीडियन मिलता है। इस पर भले है नहीं लेकिन क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि ogives of less than type are plotted dash against dash cumulative frequency versus class boundary। लेस देन टाइप का ogive कैसे होता है, तो छोटे वैल्यू से ऐड करते जाते हैं बड़ी वैल्यू तक। मोर देन में उल्टा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस of less than and more than ogive is called as median। करेक्ट। तो ये एक पॉइंट जो है ये आपको याद रखनी है, ठीक है हर्ष। ओके, सो दिस एंड्स योर चैप्टर, ठीक है। यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। इधर जो एक पेज है उधर काफी कॉम्प्लेक्सिटी दिया था, देखिए ये वाला, ये लेस देन और मोर देन ओगिव का इंटरसेक्शन ही है जो आपको दिया है, करेक्ट। इधर ये जो Q2 आपको दिख रहा है, दिस Q2 इज बेसिकली मीडियन, तो इधर क्लियर नहीं दिख रहा, आपको आपके मॉड्यूल में दिखाई देगा, ठीक है। सो द इजीएस्ट चैप्टर इट हैज कम टू एन एंड। सो स्टैट्स इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एक्सेप्ट योर टाइम सीरीज एंड क्या कहते हैं, नॉर्मल, बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हमारे एक और सेशन है इवनिंग में, पहले हम 22 सम्स वो सॉल्व करेंगे, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, और इसके सेट बी में है ही सिर्फ 7 सम्स, ठीक है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, करेक्ट। सो वी विल स्टॉप हियर। जो जो पॉइंट्स आपको कहे हैं बेटा वो सभी एक बार पढ़ने के बाद ही हम इसके एडिशनल क्वेश्चन बैंक पर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, ठीक है। सो until next lecture, that is today itself, ठीक है। You all stay home, stay safe, have a great day ahead and all the best for the test। Don't get panic in the test, ठीक है, please don't। So until next lecture, you all stay home, stay safe, have a great day ahead। Thank you।